नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा बाय विकास में। इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज की अपनी पार्ट 9 वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के ऊपर क्वेश्चंस किए थे। इस वाले वीडियो में हम एग्जामिनेशन, परसेंटेज, पासिंग मार्क्स, इन सब के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 sets of 40, 50 and 60 students appeared an examination। ठीक है, अलग अलग ग्रुप थे बच्चों के, एक में 40 बच्चे, एक में 50 और एक में 60 बच्चे एग्जाम दिए हैं कोई एग्जाम को। क्या हुआ है, पास परसेंटेज, पहले ग्रुप में 100% बच्चे पास हो गए हैं, दूसरे में 90% और तीसरे में 80% पास हुए हैं। तो हमें बताना है पूरे ग्रुप का पास परसेंटेज क्या है, पूरे सेट का। तो कितने कितने बच्चे ने एग्जाम दिया है, एक 40, एक 50 और एक 60 बच्चों ने। फिर क्या हुआ है कि जिसमें से पहले ग्रुप में से 100% बच्चे पास हो गए, तो 40% का यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पास वाले। 40 का 100% कितना हो जाएगा, 40। फिर 50 यानी दूसरे ग्रुप में 90% बच्चे पास हुए हैं, तो 50 का 90% निकालेंगे तो ये हो गया 45। और तीसरे ग्रुप में 80% बच्चे पास हुए हैं, यानी 60 का 80% निकालेंगे तो 48। ठीक है, निकाल सकते हैं आप लोग रफ में, पर अभी तक तो कैलकुलेशन इतना मुजवानी आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 8 6 48। तो हम क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स लिख लेते हैं काउंट करके, कितने, 40, 50, 90 और 60, 150 है टोटल। जिसमें से पास कितने हुए हैं, पास हुए हमारे 40, 45, 85 हो गया, 8 जोड़ देते हैं तो 93, 93 में 40 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 133। तो टोटल बच्चे जो पास हुए हैं वो है 133, कितने में से, 150 में से। तो यही परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको तो काट देते हैं, 50 से काटा तो ये 3 बार में, ये 2 बार में, अब कैंसिल आउट होगा नहीं तो ये हो गया 266/3। डिवाइड करते हैं, 8 3 24, 8 3 24, 2 बचेगा, 3 रिमाइंडर, तो 82 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉर एन एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, टोटल मार्क्स 100 है। ठीक है, ब्रेकअप, उसमें क्या हुआ है, 100 मार्क्स में से मैं लिख के समझाता हूं। क्या हुआ है कि थ्योरी का पेपर हुआ है, प्रैक्टिकल का पेपर है, फिर प्रोजेक्ट है और वाइवा है। ठीक है, तो थ्योरी का जो वेटेज है ना वो 40% है, यानी 100 में 40% क्या होगा, 40। प्रैक्टिकल का वेटेज है 30% यानी 30, प्रोजेक्ट का 20 हो गया और वाइवा का 10 हो गया। तो ये इस तरीके से 4 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है और टोटल मार्क्स जो है 100 है। तो कोई कैंडिडेट है, उसने स्कोर किया है 80% थ्योरी में, तो थ्योरी में है टोटल 40, तो 40 का 80% हो गया 32। प्रैक्टिकल में कितना किया है, 70% किया है, 30 का 70% हो गया 21। प्रोजेक्ट में कितना स्कोर किया है, 60% किया है, तो 20 का 60% हो गया हमारा 12, और 50% किया वाइवा में यानी 5 नंबर। तो टोटल मार्क्स तो था हमारा 100, तो टोटल उसको कितने मार्क्स मिले, सिक्योर कितना किया उसने, जोड़ लेते हैं, 3, ये हो गया 2 और 1 3 2 5 2 10, 3 2 5 1 6 1 7 70, यानी 100 में से 70 मार्क्स लेकर आया टोटल। तो ओवरऑल परसेंटेज कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 70%। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एग्जाम ऑफ 300 मार्क्स अ स्टूडेंट गेट्स 75 मार्क्स। 300 नंबर का पेपर था जिसमें उसने 75 नंबर लेकर आया, लेकिन कि 6 नंबर और शी हैड स्कोर 6 मोर मार्क्स, अगर 6 नंबर और लाई होती ना तो वो पास हो गई होती, यानी अभी 75 नंबर लाकर वो फेल हो गई है। पासिंग मार्क्स पूछ रहा है, तो अगर 6 नंबर और लाती तो वो पास हो जाती, यानी 81 जो होगा पासिंग मार्क्स होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, पासिंग परसेंटेज, मतलब कितने परसेंटेज पे पासिंग था। मार्क्स में तो 81 है, तो इसी का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 300 लिख दिया, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 300 में 81 नंबर लाना पड़ेगा तो वो पास हो पाएगी।
0 से 0 गया, 3 से काटेंगे तो 27%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्लास हैज 5 सेक्शंस दैट हैव 25, 30, 40, 45 और 60 बच्चे। ठीक है, 5 सेक्शंस हैं जिसमें 25 बच्चे सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में 30, सेक्शन 3 में 40, फिर 45 और 60, इस तरीके से बच्चे हैं। द पास परसेंटेज ऑफ देयर सेक्शन आर 20%, 30%, मतलब पहले सेक्शन में 20, दूसरे में 30 है, फिर 35, फिर 40% पास हुए हैं और फिर 100% पास हुए हैं। तो हमसे पूछ रहा था पास परसेंटेज ऑफ इंटायर क्लास, मिलता जुलता सवाल है जैसा हमने 1 नंबर किया था। तो 25 का 20% क्या हो जाएगा, निकालते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा, ऐसे निकाल लेते हैं, 25 का 10% हो गया 2.5, तो डबल कर देंगे 20 यानी 5 आ गया। 30 का 30% 9 हो गया। 40 का 35%, तो 10% तो 4 निकलेगा, तो 30% हो गया 12 और 5% 2 यानी 14। 45 का 40%, 20% हो जाता है हमारा 9, 40% हो गया 18, और 60 का 100% तो 60 हो जाएगा। तो टोटल कितने पास हो रहे हैं, 9 5 14, 14 और 14 28, 28 में 18 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 46, 46 में 60 जोड़ दिया तो 106, 106 बच्चे पास हो रहे हैं। लेकिन टोटल बच्चे कितने हैं, 25, 30 और 40, ये मिलकर हो गया 95, 140 यानी 200। 200 में पास कितना हो रहा है, 106, तो 100 में कितना पास होगा, इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा 53। तो 100 में जितना पास हो रहा है उतना ही पासिंग परसेंटेज हो जाएगा 53। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन एग्जामिनेशन गोपाल सिक्योर्ड 15% मोर मार्क्स देन आशा। गोपाल ने आशा से 15% ज्यादा अंक प्राप्त किए और आशा ने सचिन से 10% अंक ज्यादा प्राप्त किए। गोपाल ने सचिन से कितने प्रतिशत अंक ज्यादा प्राप्त किए। बस आसान सा सवाल है, लिख लेते हैं गोपाल, आशा और सचिन। क्या बोल रहा है, आशा सिक्योर्ड 10% मोर मार्क्स देन सचिन। अगर सचिन को 100 नंबर मिले तो आशा को कितने मिले होंगे, 110। ठीक है, क्योंकि आशा ने 10% ज्यादा मार्क्स लाया है सचिन से। फिर क्या है, गोपाल सिक्योर्ड 15% मोर मार्क्स देन आशा। अब आशा को जितना मिला है ना, गोपाल को उससे 15% ज्यादा मार्क्स मिला है। तो आशा का हमने कितना लिख लिया, 110 लिख लिया। तो इसका 15% निकाल लेंगे, 10% निकाला तो आया 11, 5% निकालेंगे हम इसका तो आएगा 5.5, तो 15% हो गया 16.5। तो 110 में 16.5 जोड़ देंगे तो 126.5 हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब यही पूछ रहा है कि सचिन से गोपाल को कितना ज्यादा मिला। सचिन को 100 मिला है, गोपाल को मिला है 126.5, तो कितना नंबर ज्यादा मिला है, टोटल 26.5 मार्क्स ज्यादा मिला है। 100 पे कंपेयर कर रहे हैं तो इतना ही परसेंटेज सही जवाब होगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 45। एक क्लास में 45 बच्चे हैं, आउट ऑफ विच 33 1/3% आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। ठीक, 45 बच्चे हैं जिसमें से 33 1/3% जो है वो कौन है, वो बॉयज है। तो हमको पता है कि 33 सही 1/3, ये क्या होता है, ये होता है 1/3, ये इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो 45 का जब 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 15। तो बॉयज कितने हो गए, 15 हो गए। उसी तरीके से गर्ल्स निकाले हम अगर, तो 45 में से अगर 15 बॉयज है तो गर्ल्स कितने हो गए, 30। आसान है यहाँ तक। द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज, अच्छा यहाँ पे एवरेज की बात की गई है। एवरेज का कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा नहीं है, बट मैं आपको एक रफली बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ कि एवरेज क्या होता है। ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, या फिर हम लोग लिख लेते सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। ये एवरेज का फॉर्मूला है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एवरेज का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स है जितना,
तो ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला आप याद रखिए। और अगर हम लोग ना नंबर ऑफ टर्म्स को एलएचएस में भेज दें तो हमको पता है कि एवरेज को जब हम नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सम ऑफ ऑल टर्म्स मिल जाएगा। जब हम एवरेज चैप्टर को पढ़ेंगे तब ये सारा टॉपिक्स मैं उसमें और बारीकी से और डिटेल में कवर करूंगा, इतना आप पहले ध्यान में रखिए। तो एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स क्या है, 66 2/3%, ज़्यादा है बॉयज से। तो 66 2/3% क्या होता है, 2/3 होता है फ्रैक्शनल वैल्यू का। अगर हम मान ले बॉयज का जो एवरेज है वो 3 है तो गर्ल्स का एवरेज कितना हो जाएगा, 3 में 2 ज़्यादा है ना, तो यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। इसका एवरेज का क्या मतलब है कि हर एक बच्चे को ना 3 नंबर मिला है, लड़के की बात करें, और लड़की की बात करें तो हर एक लड़की को 5 नंबर मिला है। तो अगर 15 बच्चे हैं, सबने 3 नंबर लेके आया है, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 45 मार्क्स। लड़कियों का जब करेंगे 30 25 150, तो टोटल मार्क्स कितने लेकर आए ये लोग, ये लेकर आए हैं 195 मार्क्स, लड़का और लड़की मिला के। वहीं पर अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है, एवरेज दिया हुआ है ऑफ ऑल स्टूडेंट्स कितना, 78 है। यानी हम निकाल सकते हैं सारे बच्चों का मार्क्स कैसे, एवरेज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, ये वाला बताया ना। सम निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स से। तो सम है, एवरेज है हमारा 78 और नंबर ऑफ टर्म्स यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 45। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8 5 40, कैरी 4 बचा, 7 5 35, 8 चौके 32, दोनों को जोड़े तो हो गया 67 और 4 71, कैरी 7 बचा, 7 चौके 28 और 7 जोड़ा तो 35। इतना मार्क्स आ रहा है। लेकिन हमने जब निकाला था रेशियो से तो वो आ रहा था 195, यानी कि 3510 ये 195 का वैल्यू है। अगर हम इसको सॉल्व करें जरा, काट देते हैं हम, 5 से काटते हैं, 5 3 15, 4 बचेगा, 9 बार में इसको 5 से काटा तो 702। इसको काट देते हैं हम, 3 से काट देते हैं 13 बार में, इसको 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 13 से काट देते हैं, 13 एकम 13, फिर 13 8 104, यानी 0 18 बार में चला गया। ठीक है, तो यानी एक रेशियो की वैल्यू आ गई 18। हमने क्या माना है, लड़कों का एवरेज माना था 3, तो 3 रेशियो की क्या वैल्यू हो जाएगी, 18 3 54, और लड़कियों का क्या माना था, 5 माना था, तो इसका हो जाएगा 90। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज पूछा है तो 90 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है एकदम बेसिक से कैसे करते हैं वो। लेकिन एक दूसरा मेथड है जिसको हम एलिगेशन मेथड बोलते हैं, ये भी जब एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम बारीकी से सीखेंगे। बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ का एवरेज हमें नहीं पता है पर रेशियो मिल गया था हमें, 3 और 5 रेशियो मिल गया है, तो हम इसकी बॉयज़ के रेशियो को मैंने एवरेज जो उसको 3x मान लेते हैं और गर्ल्स को 5x मान लेते हैं, और ओवरऑल कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों को माइनस करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 78, और इसको यहाँ माइनस करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 78 माइनस 5x। तो ये जो बराबर होता है ना, इसका जो रेशियो होगा ये बराबर होगा लड़के और लड़की के नंबर ऑफ, मतलब जितने लड़के हैं उनका रेशियो, लड़का है 15 लड़की है 30, तो इसका रेशियो क्या हो गया, 1:2, यानी ये बराबर हो जाएगा 1:2 के। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 156 माइनस 10x, ये हो गया 3x माइनस 78। ये 3x को इधर लेकर आएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, 13x हो गया, और ये 156 उधर जाएगा तो माइनस, और माइनस 78 मतलब ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो 78 है ना, ये दो मतलब 78 का डबल है 156, और एक बार 78 और है तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख लेते हैं ना, 78 इंटू 3। अब 13 से काट देंगे तो ये 6 बार में है, तो x की वैल्यू निकल गई 18। तो पहले भी जब हमने सॉल्व किया था तो ये 18 ही निकला था एक रेशियो का वैल्यू। अब यहाँ पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो लड़के का एवरेज हो जाएगा 54, लड़कियों का एवरेज हो जाएगा 90। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो परसेंटेज चैप्टर है उससे बाहर का सवाल था एवरेज का, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जब हम एवरेज पढ़ेंगे तो इस सवाल को दोबारा वहाँ पे देख लेंगे ताकि हमारा अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट अ मिनिमम ऑफ 340 मार्क्स इन एग्रीगेट टू पास। 340 नंबर लाना है तब जाके कोई आदमी जो है जो एग्जाम दे रहा है वो पास होगा। एक बच्चा है उसने 244 नंबर लेके आया एंड डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 12%। ठीक है, 340 में उसको पास होना था, लेकिन वो लड़का लेकर कितना आया है 244। कितने की कमी रह गई उसको देखा जाए तो 96 मार्क्स उसने कम लेकर आया। ठीक है, कम मार्क्स। और वही बोल रहा है कि उसको 12% से फेल कर दिया गया। मतलब 12% से फेल का मतलब 96 नंबर से फेल, यानी 12% बराबर हो गया 96 के। तो हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स अ स्टूडेंट कैन गेट, मतलब फुल मार्क्स पूछ रहा है कि एक बच्चा उस पेपर में फुल कितने नंबर ला सकता है। तो जब 12% का वैल्यू 96 है तो 1% का कितना हो जाएगा 8, और 100% का कितना हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 8, राजीव स्कोर्ड 20% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड बाय 11 मार्क्स। ठीक है, क्या हुआ, कोई एग्जाम था, राजीव ने जब उस एग्जाम को दिया तो वो 20% मार्क्स लेकर आया पूरे पेपर का। ठीक है, 20% लाया, लेकिन वो 11 नंबर से फेल हो गया। अगर राजीव 20% मार्क्स लेकर आता, मतलब आया है, साथ ही साथ 11 नंबर और लेकर आ गया होता, तो क्या होता, वो पास हो जाता। तो इसका मतलब है पासिंग मार्क्स कितने हो गए उसके 20% ऑफ फुल मार्क्स और 11 मार्क्स प्लस 11 मार्क्स, तो ये बराबर हो गया पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिव टाइम्स एग्जाम्स में आता है, तो ये ध्यान रखिए। फिर आगे क्या बोल रहा है कि इफ ही स्कोर्ड 50% मार्क्स, अगर वो 50% मार्क्स लेकर आया तो वो पासिंग मार्क्स से 4 नंबर ज्यादा लेकर आ गया। इसका मतलब है कि 50% में जब हम 4 नंबर घटा देंगे तो वो भी क्या निकलेगा, वो भी निकलेगा हमारा पासिंग मार्क्स। और एक ही एग्जाम है, इसका मतलब ये वाला पासिंग मार्क्स और ये जो पासिंग मार्क्स निकला है ये दोनों बराबर होगा। तो इतना स्टेप हम एग्जाम में लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे, 20% प्लस 11 ये बराबर है 50% माइनस 4 के। अब ये 50% इधर आएगा, 20 से माइनस होगा तो माइनस का 30%, 11 उधर गया तो माइनस का 15 हो गया, तो माइनस से माइनस गया। हमें निकालना क्या है, पासिंग मार्क्स निकालना है, तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा 15/30 यानी कि 0.5 या फिर आधा नंबर। ठीक है, 1/2। तो आधा नंबर निकालना, 1% की वैल्यू है आधा, तो 20% की क्या वैल्यू होगी, इसका 20 गुना यानी 10 नंबर, और 11 नंबर और चाहिए उसको, यानी 21 नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। ऑप्शन नंबर 1। आप यहां से भी निकाल सकते हैं। यहां पे अगर 1% का वैल्यू 1/2 है तो 50% का वैल्यू 25 हो गया, और 4 मार्क्स कम करना है यानी 21। कहीं से भी निकालें सेम ही वैल्यू आएगा। उसी से मिलता जुलता सवाल है, इसको मैं डायरेक्ट एक स्टेप में करता हूं। क्या बोल रहा है, गीता जो है 30% मार्क्स लाई है लेकिन 50 नंबर से फेल हो गई है, यानी 50 नंबर और लेकर आती तो वो पास हो गई होती। संदीप 45% मार्क्स लाया है और पासिंग मार्क्स से 25 ज़्यादा लेकर आ गया है, तो यानी ये दोनों बराबर हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 15% बराबर हो जाएगा 75 के, और 1% बराबर हो गया 5 के। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ ही स्कोर 64% मार्क्स। अगर विमल उस एग्जाम में 64% मार्क्स लेकर आया है तो कितने नंबर मिले उसको। अगर 1% का वैल्यू 5 है तो 64% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 64 मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, यानी विमल को 320 अंक मिले उस एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, एक परीक्षा में शामिल होते हैं। ए बी से 8 अंक ज्यादा लेकर आता है और क्या बोल रहा है, द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर वर 60% ऑफ द सम ऑफ देयर वर्क्स। ठीक है, फॉर्मर का मतलब क्या हो गया, ए की बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि ए को पहले लिखा गया था। तो दो कंडीशन दिए हैं। पहला क्या दिया है कि ए जो है वो बी से 8 नंबर ज्यादा लेकर आया है। ठीक है,
बी को जितने भी मिले, ए को उससे 8 ज़्यादा मिले। फिर क्या बोल रहा है, ए को 60% मार्क्स मिले हैं सम ऑफ देयर मार्क्स। 60% का क्या वैल्यू है, 60% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो 3/5। तो यानी दोनों को मिला के अगर 5 नंबर होता, यानी ए प्लस बी को अगर 5 नंबर मिले होते, यहाँ लिख लेता हूँ, ए प्लस बी अगर इनको 5 मिले होते तो 5 का 60% कितना हो जाएगा, 3। तो ए को सिर्फ 3 मिला होता। ठीक है, इतना समझना है। तो अगर a प्लस बी 5 है और a 3 है तो b कितना निकलेगा, b का निकल जाएगा 2 मार्क्स, तभी तो a प्लस बी 5 आएगा। अब क्या देख रहे हैं कि a को 3 नंबर मिला है, b को 2 नंबर मिला है, तो a को कितना नंबर ज़्यादा मिला है, 1 नंबर ज़्यादा मिला है। और क्वेश्चन में वही बोला था कि उसको 8 नंबर ज़्यादा मिला, यानी एक रेशियो का जो वैल्यू हो गया वो 8 नंबर हो गया। तो 3 रेशियो का क्या वैल्यू हो जाएगा, 24। हम जो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी टुगेदर, दोनों का मिला के कितना रेशियो मिला है, 5। तो एक रेशियो का वैल्यू 8 है तो 5 रेशियो का 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही जवाब हो गया। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको बेसिक जो है वो पता होना चाहिए परसेंटेज का। ये मैं अलग वीडियो में इसलिए करवा रहा हूँ, एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा करके, ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें रहें और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देके घबराना नहीं है। हमें बेसिक पता है, हमारी बेसिक स्ट्रांग है, फंडामेंटल सही है, तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा है हम आराम से करेंगे, शांत मन से करेंगे तो सारे सवाल का सोल्यूशन निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, किसी एग्जाम में ए को 10% ज़्यादा मार्क्स मिले हैं बी से, बी को ज़्यादा मार्क्स मिले हैं सी से 20% और सी को मिला है 32% लेस मार्क्स देन दी। इफ ए ऑब्टेन 272 मार्क्स मोर देन सी, देन व्हाट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी। ठीक, 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। क्या बोल रहा है, ए को बी से इतना ज़्यादा मिला, बी को इतना ज़्यादा मिला, सी को इतना ज़्यादा मिला। तो हम कहीं एक से शुरुआत कर लेते हैं, हम मान लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, ए को कंपेयर किया है सी से और वैल्यू पूछा है बी का, तो यहाँ पे ना डी का जिक्र ही नहीं है। ये जो लाइन दी हुई है, सी ऑब्टेन 32% लेस मार्क्स देन डी, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है क्वेश्चन में, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इस पार्ट को ना एज इट इज छोड़ देंगे, ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि डी के बारे में तो आगे डिस्कस ही नहीं किया। हम क्वेश्चन करते हैं, सी को मान लेते हैं कि 100 मार्क्स मिले, तो बी को कितने मिले, बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, यानी 120 मिले। और ए को बी से 10% ज़्यादा मिले हैं, तो 120 का 10% हो गया 12, तो ए को मिलेगा 132। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमको डी की भी जरूरत पड़ती, तो कुछ नहीं था, सी को हमने 100 माना है और बोला है कि सी को 32% लेस मार्क्स मिले हैं, यानी अगर डी को 100 मिला होता तो सी को कितना नंबर मिलता, 32% उससे कम, तो कितना हो गया 68। तो 68 की वैल्यू है 100, हमने सी का 100 माना है, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना होता 68 का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो फ्रैक्शन में आता, बट हम कर सकते थे। या फिर अगर डी का जरूरत पड़ता हमें, तो हम क्या करते हैं ना, डी से ही शुरुआत करते हैं, डी को 100 मानते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, अगर उस सिनेरियो में भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर, तो हमें पता है हम क्या करते हैं ना, सी और डी का अलग निकालते हैं, बी और सी का अलग रेशियो निकालते हैं, ए और बी का अलग रेशियो निकालते हैं, फिर सबके रेशियो को कंबाइन कर देते हैं। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने किसी सवाल में आपको बताया था कि कैसे सबका रेशियो एक साथ निकालते हैं। ये आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी बारीकी से देखेंगे। अभी तो बस हमें ABC से मतलब है, लिख लिया हमने। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन सी, तो यहाँ पर ए सी से कितना ज़्यादा मार्क्स लेकर आया है, अगर देखें तो ये 32 नंबर ज़्यादा लेकर आया है। और क्वेश्चन में बोला है कि ये 272 मार्क्स ज़्यादा लेकर आया है, यानी 32 बराबर हो गया 272 के, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, डिवाइड कर दिया 32 से। अब पूछ रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी, यानी एक रेशियो का वैल्यू, बी को कितना मिला है 120, तो हमको 120 रेशियो का वैल्यू चाहिए। इसको हम सॉल्व करते हैं जरा, 8 से काट देते हैं, 8 से गया 4 बार में, ये 8 से चला जाएगा 15 बार में, 4 से इसको काटते हैं, 6 चौके 24, 8 बार में, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 120, 12 बचा, तो 1020, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, इन एन एग्जामिनेशन 73% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 70% इन जनरल अवेयरनेस, 64% इन बोथ। ठीक है, इस टाइप के सवाल को ना वेन डायग्राम से करना सबसे ज़्यादा आसान होता है और सबसे ज़्यादा सही रास्ता भी वही है। वैसे इनका एक ट्रिक है, ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है, पर वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि
एग्जाम में ना वेन डायग्राम के बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी आते हैं, कई बार आए हैं, तो आगे भी आने की उम्मीद है। तो वेन डायग्राम की मैं छोटी सी झलक देता हूँ यहाँ पे कि कैसा होता है वेन डायग्राम, ताकि क्या हो कि मैं जब वेन डायग्राम का ना एक अलग भी वीडियो बनाऊंगा, जितने भी वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है वहाँ कवर करूँगा मैं। तो एक बार समझते हैं वेन डायग्राम होता क्या। आपने देखा होगा स्कूल में ही 73% ऑफ द कैंडिडेट पास इन क्वांटिटेटिव एग्जाम। तो मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक घेरा बना लिया। इस घेरे में मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में लिखूंगा। एक दूसरा घेरा बनाया जिसमें जनरल अवेयरनेस की बात होगी। तो एक घेरा और बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ओवरलैप करके, ठीक है। यहां पे बात हो रही है जनरल अवेयरनेस की। बोल रहा है 73% कैंडिडेट जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास है। तो यहां पर भाषा को समझना जरूरी है, लैंग्वेज को पकड़ना है। 73% क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास है। दो सब्जेक्ट है, एक है QA क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक है GA। तो 73% बच्चे अगर QA में पास है तो यहां पर कहीं नहीं बोला है कि ये बच्चे GA में पास नहीं होंगे, या फिर हो भी सकते हैं। तो इतना समझना है कि QA में वो बच्चे हैं जो QA में पास तो है ही, पर GA में फेल है या पास है उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हाँ ये QA में पास है। तो ये जो सर्किल मैंने बनाया है, ये वाला, ये सर्किल जो है, ये सर्किल क्या है, ये QA का सर्किल है। QA का सर्किल है, यानी ये वाले पूरे सर्कल में कितना हो गया, 73% हो गया। 73% पास है, यानी ये सर्किल का वैल्यू हो गया 73। आगे बोल रहा है GA में पास है 70%, सेम कॉन्सेप्ट। तो ये वाला जो सर्किल है ना, जिसको ओवल की तरह बनाया है, ये 70% GA का वैल्यू, मतलब ये पूरे सर्किल का वैल्यू हो गया 70%। आगे क्या बोल रहा है, 64% पास्ड इन बोथ, 64% दोनों में पास है। तो दोनों वाला कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। ये जो एरिया है ये दिखाता है QA में भी पास और GA में भी पास। तो ये जो हिस्सा है इसकी वैल्यू है 64%। अब बताइए कि ऐसे बच्चे, ये वाला सर्कल को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर मैं अभी लाल पेन यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये वाले सर्कल में पूरा कितना है, ये 73% है। इस सर्कल के अंदर टोटल 73 बच्चे हैं, ऐसे मानते हैं, जिनमें से 64 बच्चे ना दोनों सर्कल्स में है, कॉमन एरिया में है वो। तो ये जो बचा हुआ सा एरिया है, ये वाला, ये बचा हुआ एरिया, इस बचे हुए एरिया में क्या है, सिर्फ और सिर्फ QA वाले हैं, GA वाले नहीं है। तो इस एरिया का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 73 है टोटल और 64 कॉमन है, तो इसको माइनस जब करेंगे हम तो 9 आ गया, यानी इस एरिया का वैल्यू हो गया 9%। ऐसा निकालना आपको आना चाहिए। उसी तरीके से ये वाला एरिया फिर से देखते हैं कि सिर्फ GA में पास कितने लोग हैं। तो टोटल तो है 70 और कॉमन हो गया 64, 70 में से 64 घटाएंगे तो 6%। तो इस एरिया का वैल्यू हो गया 6%। अब हम बता सकते हैं कि टोटल पास कितने हैं। इस एरिया से देखें तो यहाँ पे सिर्फ GA में पास कितने हैं, 9% पास है, सॉरी QA में, GA नहीं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 9% पास है, GA में 6% पास है, और दोनों मिला के QA प्लस GA दोनों मिला के कितने पास है, 64% पास है। तो टोटल पासिंग बच्चे कितने हो गए, ऐड कर देते हैं हम, 9 और 6 15, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया 79 बच्चे दोनों में पास है, मतलब पास है, ओवरऑल पास है। हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है हमें कि अगर 79 हर सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, एक QA में GA में पास है और बोथ में भी पास है, हमसे क्या निकालना, किसी सब्जेक्ट में पास ना हो, ना QA में ना GA में, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। लेकिन 79 बच्चे तो ऐसे बच्चे हैं ना जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास तो है ही। 9 बच्चे QA में पास है, 6 बच्चे GA में पास है, 64 बच्चे दोनों में पास है। मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है 79 बच्चों में से जो दोनों में फेल हो, एक ना एक सब्जेक्ट में पास है। तो टोटल तो 100% होता है, 100 में से जब इसको माइनस करेंगे तो आ गया 21%, यानी 21% बच्चे ऐसे हैं जो बोथ में फेल है।
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वही क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोथ में जो फेल है ना उन बच्चों की संख्या दी हुई है 6300, यानी 6300 जो है ये 21% का वैल्यू है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, मैंने 100% का वैल्यू पूछा है। सॉल्व करेंगे, 3 बार में गया यानी 31040 हो जाएगा, यानी 30,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो वेन डायग्राम का ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप समझना होगा, आपको कैसे करना है, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है ना वो मैं बताता हूँ, QA, GA और बोथ। अगर एग्जाम में पास दिया है तो याद रखना है हमें जो यहाँ पे जो ट्रिक से जो फॉर्मूला मिलेगा वो भी पास का मिलेगा। अगर फेल का दिया होता तो फेल वाला ही निकलेगा हमसे फाइनल। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बोला, GA में कितने पास हुए हैं, 73%, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 73% GA में, सॉरी QA में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 73, GA में 70% और बोथ में बोल रहा है 64%। तो हम क्या करना है ना, हमें प्लस करना है फिर माइनस करना है, बोथ वाले को हमेशा माइनस। तो 73 और 70 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 143 और उसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा 64, तो यह आ जाएगा हमारा 9 और 7। ठीक है, यानी 79% पास का दिया हुआ था तो पास हुए हैं, तो 100 में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमें फेल का पता चल जाएगा। अगर फेल का परसेंटेज दिया होता तो फेल करते। तो ये चीज़ याद रखनी है, मैं इसको जरा लिख देता हूँ कि अगर पास दिया हो तो हम क्या करेंगे, पास प्लस पास माइनस पास करते हैं। और ये पास कौन सा है, ये बोथ वाला है। ठीक है, ये इंडिविजुअल एक है, ये इंडिविजुअल 2 है और ये बोथ वाला। और जब फेल दिया रहेगा तो यहाँ पर भी फेल का परसेंटेज लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में भी फेल और बोथ में भी फेल का परसेंटेज लिखेंगे। तो ये निकल जाएगा पास और फेल का, मतलब बोथ में पास या बोथ में फेल, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन एन एग्जामिनेशन 53%, तो वेन डायग्राम से आप इसको कर सकते हैं। सिमिलर सवाल है, एक बार मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बताता हूँ कि साइंस दिया हुआ है, मैथ्स दिया हुआ है और बोथ दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि फील्ड में दिया हुआ है। ठीक है, फेल में दिया हुआ है, फेल परसेंटेज दिया हुआ है। साइंस में कितने फेल है, 45%, और मैथ्स में कितने फेल है, सॉरी साइंस में 53 है, मैथ्स में 45 है और बोथ में कितने फेल है, 40। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे और इनसे घटा देंगे। तो जब इसको ऐड किया हमने तो 45 में से 40 गया, 5 बचा 53 और 5 हो गया 58। 58% होंगे फेल में, किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में तो फेल होंगे ही है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, तो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में 58% फेल है। तो जब इसको 100 में से माइनस कर देंगे 58 को, तो ये निकल जाएगा हमारा 42, 42%, यानी ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन गलत टाइप हो गया, 42% सही जवाब होगा इसका। ठीक है, या वेन डायग्राम से अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो क्या करता हूँ मैं, वेन डायग्राम से भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 सर्कल बना लिया मैंने, ये हो गया साइंस का, ये हो गया मैथ का। साइंस में कितने फेल है, 53 फेल है, मैथ्स में कितने हैं, 45 फेल है और बोथ में क्या है, 40। तो सिर्फ साइंस में फेल वाले कितने होंगे, मतलब 53 बच्चे ऐसे हैं जो साइंस में फेल है और 40 जो है वो साइंस और मैथ दोनों में फेल है। तो सिर्फ साइंस में होने वाले कितने हो गए, 13। उसी प्रकार सिर्फ मैथ में फेल होने वाले 5। तो टोटल कितने बच्चे हो गए जो फेल है किसी न किसी एक सब्जेक्ट में, तो 13 + 40 + 5 58, किसी न किसी एक सब्जेक्ट में ये फेल है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। अब 58% बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं ही, तो बच्चे कितने, 42%, तो ये दोनों में पास होंगे। बस यही करना है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, उसी टाइप का सवाल है। साइंस में कितने पास हुए हैं, 47%, मैथ्स में फेल हुए हैं 51% और बोथ में फेल हुए हैं 42%। ठीक है, तो मैंने यही बोला कि सबका अगर फेल दिया, इसका फेल परसेंटेज दिया है, इसका भी फेल परसेंटेज, तो इसको भी फेल परसेंटेज में रखना पड़ेगा। कि अगर साइंस में 47% पास हुए हैं, इसका क्या मतलब हो गया
कि 53, 100 में से घटाएंगे तो 53% फेल होंगे। तो सबका फेल का रेशियो लिखेंगे हम, इन दोनों को ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 51 में से 42 को घटा देंगे तो 9 आ गया, 53 में 9 जोड़ दिया हमने, तो यह हो गया हमारा 62%। तो 62% किसी न किसी एक में फेल है, बोथ में पास पूछ रहा है, तो 100 में से 62 को घटा देंगे तो 38%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, पर समझने के लिए जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में वो इसी मेथड से करेंगे ताकि हमारा टाइम कम लगे। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 15 लिया है मैंने, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम पे बेस्ड है, तो इससे क्या होगा ना, हम वेन डायग्राम थोड़ा सा हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं वेन डायग्राम से बताता हूँ। सबसे पहले एक हमने ड्रॉ कर लिया ऐसे बॉक्स। इस बॉक्स का क्या मतलब है कि मतलब इस बॉक्स के बाहर नहीं, यही हमारा सेट है पूरा। तो टोटल 450 स्टूडेंट्स है, तो इस बॉक्स के अंदर कितने स्टूडेंट्स होंगे, 450 स्टूडेंट्स। फिर क्या बोल रहा है, जिसमें क्लास 11 का एग्जाम दिया है, 3 एग्जाम, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री का एग्जाम दिया है। तो क्या करते हैं, 3 सर्कल बनाते हैं, 1 2 और 3, इस तरीके से ओवरलैप करते हुए सर्कल बनाना होता है। ये फिजिक्स का लिख लेते हैं हम, ये मैथ्स हो गया और ये केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, 167 बच्चे सारे सब्जेक्ट में पास है। तो अगर हम पासिंग वाला परसेंटेज ही लिखें सब, तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट यानी तीनों में पास है, तो ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया डिनोट करता है, एक सेकंड, ये जो एरिया है, ये एरिया डिनोट करता है तीनों को, कॉमन एरिया है ये। इसको मैं यहां पे लिखता हूं 167, 167 बच्चे तीनों में पास है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में फेल 60 दिया हुआ है, तो फेल वाले को मैं बाहर लिखता हूं, क्योंकि सर्कल में सब पास का लिख रहे हैं, तो पास वालों का ही लिखेंगे। ऑल फेल, ये कितने हैं, 60 है, इसको मैंने बाहर लिखा, क्योंकि इस सर्कल में सिर्फ पास का दिखा रहे हैं हम लोग। फिर क्या बोल रहा है, ये भी फील्ड की बात की, इसको अभी थोड़ा रखते हैं पॉज पे, आगे देखते हैं। पास इन फिजिक्स ओनली, 62 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं। तो ये फिजिक्स का ये पूरा सर्कल है, ये वाला पूरा सर्कल फिजिक्स का है। तो जिसमें से ये वाला जो हिस्सा जो मैंने येलो करके 167 लिखा है, ये तो तीनों वाले हैं। ठीक है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में पास वाले हैं। और ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये हिस्सा ऐसा है जो फिजिक्स और मैथ में पास है ना, फिजिक्स और मैथ का कॉमन एरिया है। और ये वाला एरिया ऐसा है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पास है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन एरिया है। और ये वाला एरिया जो है, ये कॉमन एरिया है हमारा मैथ और केमिस्ट्री का, इसमें हम लिखेंगे मैथ और केमिस्ट्री में पास वाले बच्चे। तो ये जो एरिया बच गया, ये वाला, ये किसको दिखाएगा, ये दिखाएगा सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में पास बच्चे। तो सिर्फ फिजिक्स में कितना बोल रहा है, 62 बच्चे बोल रहा है, तो यहां लिख लिया हमने 62। पास इन मैथमेटिक्स ओनली, सिर्फ मैथमेटिक्स में कितना बोला, 48, यानी ये वाला एरिया, ये 48 हो गया। पास इन केमिस्ट्री ओनली, यानी ये वाला एरिया, ये 52। ठीक है, यहां तक क्लियर है। धीरे धीरे बारीकी से समझना है सब चीज। अब हमको निकालना क्या है, P प्लस एम की क्या वैल्यू होगी, M प्लस सी की क्या होगी और P प्लस सी की क्या होगी। ठीक है, तो अब हमको देखना है, फेल वाले पे आते हैं। फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट, ये तो लिख लिया हमने बाहर। फेल्ड इन फिजिक्स, 175 बच्चे फिजिक्स में फेल है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां से हम निकाल सकते हैं पास इन बोथ केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, केमिस्ट्री और मैथ्स में
पास इन बोथ केमिस्ट्री एंड मैथ, केमिस्ट्री और मैथ दोनों में पास होने वाले बच्चे। तो हम क्या करते हैं कि फेल वाले निकाल देते हैं। फिजिक्स में 175 फेल है, ठीक है। 175 अगर हम लिख लिए, ऐसा समझें कि 175 बच्चे फिजिक्स में फेल है, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ और केमिस्ट्री में पास होंगे वो बच्चे। तो हमको चाहिए केमिस्ट्री और मैथ का ही पास चाहिए। तो 175 बच्चे फिजिक्स में फेल है, तो वो केमिस्ट्री और मैथ में पास होंगे, ठीक है, ऐसा मान रहे हैं हम। लेकिन इनमें 175 में से ये फिजिक्स वाला बोल रहा है फिजिक्स में फेल है, तो कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, तीनों में फेल होंगे। तो 175 में वो बच्चे भी आ गए जो तीनों में फेल है। तो तीनों में फेल 60 दिया हुआ था, तो हमको 60 माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर अब देखते हैं, अब फिजिक्स का फेल हमने निकाल लिया, लेकिन हमको चाहिए केमिस्ट्री और मैथ दोनों में चाहिए पास। तो ऐसे कुछ बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में पास है, और ऐसे कुछ बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास है, उनको तो हम नहीं लेंगे, हमको दोनों का मिला के चाहिए, तो उनको हटाना पड़ेगा। तो कितने बच्चे हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री में पास हैं? तो वो है 52, यहाँ निकाला है हमने, ठीक है, ये वाला 52। और सिर्फ मैथ्स में पास होने वाले बच्चे 48 है, यहाँ लिखेंगे हम, इसको भी हटाना पड़ेगा, 52 माइनस 48। तो जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 100 हो गया, 175 में से 60 गया, 115, 100 चला गया तो बचा 15, यानी C प्लस M की वैल्यू आ गई 15। ऐसे बच्चे जो सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री में पास है, सिर्फ इन्हीं दो सब्जेक्ट में, वैसे 15 बच्चे हैं। उसी तरीके से हम निकालेंगे फर्दर, निकाल लेते हैं फिजिक्स और मैथ वाला। तो फिजिक्स और मैथ, तो केमिस्ट्री में कितने फेल है वो देखना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री में फेल है 191 को हटा दिया हमने। बोथ वालों जो तीनों सब्जेक्ट में फेल है 60, उसको माइनस कर देते हैं। और केमिस्ट्री में कितना, हम क्या ये निकाल लिया। अब सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में कितने पास है 62, तो वो हटाएंगे, ये वाला एरिया। और मैथ में कितने पास है 48, तो वो हटाएंगे। इनको जोड़ते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। 62 और 48 मिल के हो जाएगा 110, 191 में से 110 गया 81, और उसमें 60 घटाएंगे तो 21, यानी P प्लस M की वैल्यू हो गई 21। फिर क्या है, अब हम निकालते हैं P प्लस C की फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो मैथ में कितने फेल है 199, तो 199 माइनस 60, और सिर्फ फिजिक्स में पास है 62 और केमिस्ट्री में 52। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 60 और 60 120 और 50 170 और 4 मिलके 174। 199 में से 174 जब माइनस करेंगे तो 25 आ गया, यानी इसकी वैल्यू हो गई 25। हमको क्या चाहिए, हाउ मेनी पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। अब वन सब्जेक्ट की बात की गई है, एक सब्जेक्ट का मतलब समझना है कि यानी ऐसे बच्चे जो एक सब्जेक्ट में पास है वो भी लेना है, ऐसे बच्चे जो 2 सब्जेक्ट में पास है वो भी लेना है, ऐसे बच्चे जो 3 सब्जेक्ट में पास है वो भी लेना है। उन सबको जब हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का निकल जाएगा। तो ये जो हमने वेन डायग्राम में निकाला है, एक सेकेंड, इसमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ फिजिक्स में 62, सिर्फ मैथ में 48, सिर्फ केमिस्ट्री में 52, फिजिक्स और मैथ में 21, मैथ और केमिस्ट्री में 15, मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 25, और ओवरऑल 167, वो तीनों में 167। इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारा मिल जाएगा वैल्यू की एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है नहीं अपना, मैंने ये बस इसलिए लिया है ताकि आपको वेन डायग्राम समझा सकूं अच्छे से, ठीक है। या फिर इसका एक दूसरा तरीका, अगर इनको सॉल्व करना है जल्दी में, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमको किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास नंबर चाहिए, ठीक है। तो टोटल बच्चे हैं 450, और 60 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों में फेल है, तीनों में फेल है 60 बच्चे। तो यानी बचे हुए जो बच्चे हो गए ना, वो तो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास होंगे ही, तीनों में फेल होने वाले सिर्फ 60 ही हैं। तो बाकी जो बच गए 390, हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो, कोई 2 में हो, पर 3 में तो नहीं होगा। तो एटलीस्ट 1 ही पूछा है हमसे, यानी ऑप्शन बी जो सही जवाब आएगा 390। और इन सबको जब ऐड करेंगे ना, आप ऐड करके देख सकते हैं, ये भी 390 ही आएगा, ठीक है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी डाउट आया होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ पे दिक्कत है, तो मैं फिर उसको सेपरेट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा। अगर अच्छी लग रही है वीडियो उसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।